हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टूपिड लर्नर्स में। मैंने जो लास्ट वीडियो लेक्चर अपलोड किया था उसमें कुछ लोगों का साउंड की क्वालिटी को लेकर कंप्लेन आई हुई थी। इसलिए मैंने सोचा था कि 3 मई तक कोई भी इसमें वीडियो लेक्चर अपलोड ना करूं, क्योंकि मैं अपने साइड से बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूं। हालांकि इस बात की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, बट मुझे लगा था कि क्या पता गवर्नमेंट जो ई कॉमर्शियल वेबसाइट्स हैं उनको परमिशन दे दे कि आप नॉन एसेंशियल आइटम्स की भी डिलीवरी कर सकते हो। बट ऐसा हुआ नहीं और लॉकडाउन फिर से एक्सटेंड हो चुका है और अब पता नहीं ये कब ख़त्म होगा। इसीलिए वेट करना मुझे सही नहीं लग रहा है। हम अपने लेक्चर्स इतनी ही आवाज़ में कंटिन्यू करते हैं। आई अग्री कि साउंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट इतनी बुरी भी नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते हैं। जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो कैसी भी कंडीशन में पढ़ लेते हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले लोग होते हैं उनको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी भी डिलीवर कर दो तो वो ना पढ़ने का कोई ना कोई बहाना खोज ही लेते हैं। इसीलिए अब हम बिना माइक के ही लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू रखते हैं। आप ईयरफोन का यूज़ कर सकते हैं, साउंड इतनी ज़्यादा ख़राब नहीं आएगी। तो आज से हम अपनी लेक्चर सीरीज़ कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है, पूरी दुनिया में आजकल कोरोना ने तबाही मचाई हुई है। पूरी दुनिया में ये तबाही सिर्फ तब तक मचा सकता है जब तक कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक ड्रग और या कोई वैक्सीन डेवलप नहीं कर ली जाती। बट एक स्टूडेंट की लाइफ में अब ये तब तक तांडव करने वाला है जब तक कि आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता, क्योंकि आपको आने वाले हर एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन देखने को तो ज़रूर मिलेगा। इसीलिए आज के इस लेक्चर में हम कोरोना वायरस के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी रिलेवेंट पॉइंट हैं वो सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, ये वर्क कैसे करता है और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, और इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये रहा कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर। इसमें जो अंदर ये आपको ब्लू कलर का रिंग सा मटेरियल दिख रहा है, ये है इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए। इसी की हेल्प से नए नए कोरोना वायरस बनते हैं। और जो इस जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है चारों तरफ से, इसे हम बोलते हैं एनवेलप प्रोटीन। और एनवेलप प्रोटीन के बाहर जो ये रेड कलर के फूल से दिख रहे हैं, ये है स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है कोरोना वायरस में, क्योंकि यही एक वो चीज़ है जो कि कोरोना वायरस को सेल में एंट्री दिलाता है। और जो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसके ऊपर का जो शेप है ये है क्राउन के शेप का है, इसीलिए इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा है। और अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ वेरी करता है 50 to 200 नैनोमीटर। देख रहे हो कितना छोटा है और कितनी ज़्यादा तबाही मचा रखी है। तो ये तो हो गया ऑल अबाउट कोरोना का स्ट्रक्चर। अब हम कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आजकल आपने एक टर्म बहुत ज़्यादा सुनी होगी कि जो कोविड-19 है वो एक जूनोटिक डिसीज़ है। अब ये जूनोटिक डिसीज़ क्या होता है? कोई भी ऐसी डिसीज़ जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती है उसे हम जूनोटिक डिसीज़ कहते हैं। जब भी एनिमल और ह्यूमन का कांटेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कुछ डिसीज़ेस ऐसी होती हैं जो कि एनिमल से ह्यूमन में जंप कर जाती हैं। अगर हम कोरोना वायरस का एग्जाम्पल लें तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो चाइना के वुहान प्रोविंस में वेट मार्केट है, वहाँ इस वायरस ने एनिमल से ह्यूमन में जंप किया। अब ये वेट मार्केट क्या होता है? वेट मार्केट कोई भी ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे लिविंग और डेड एनिमल्स को बेचा और ख़रीदा जाता है। आज की डेट में ह्यूमन अपने ग्रीड्स के लिए इतना ज़्यादा सेल्फिश हो चुका है कि अंधाधुंध नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहा है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। और इसकी वजह से जो हमारे नेचर में विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं उन्होंने मास एक्सटिंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। अभी तक टोटल 5 मास एक्सटिंक्शन हो चुके हैं, और जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसे साइंटिस्ट ने होलोसीन एक्सटिंक्शन का नाम दिया है। इसमें क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन है उसकी पॉपुलेशन तो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, बट जो हमारे एनवायरनमेंट में अदर स्पीसीज़ हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे बहुत कम हो रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं
जब इस पृथ्वी से मनुष्य का भी नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम बायोडाइवर्सिटी को, इकोलॉजिकल बैलेंस को अच्छे से समझें और हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की दिशा में ज़रूरी स्टेप्स उठाएं। अब सवाल उठता है कि क्या कोविड-19 पहला ऐसा कोरोना वायरस है जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र हुआ है? तो इसका आंसर है नहीं। इससे पहले भी कोरोना वायरस फैमिली के 2 वायरस दैट इज सार्स और मर्स वो ह्यूमन में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। सबसे पहले अगर हम सार्स की बात करें दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो ये भी सबसे पहले चाइना में डिटेक्ट किया गया था और ये एक बैट से कैट में ट्रांसमिट हुआ था और फिर एक कैट से ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ था। और अगर हम मर्स की बात करें दैट इज़ मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तो इसे जो सबसे पहले डिटेक्ट किया गया था वो किया गया था सऊदी अरेबिया में और ये भी पहले एक बैट से कैमल में ट्रांसमिट हुआ था और फिर एक कैमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ था। अब सार्स और मर्स के केस में हमारे साथ एक एडवांटेज ये था कि हमें इन दोनों के ही पेशेंट ज़ीरो के बारे में पता था। पेशेंट ज़ीरो क्या होता है? एक ऐसा पेशेंट जिसमें कि हमें सबसे पहले ये डिसीज़ देखने को मिली है। अब पेशेंट ज़ीरो की सिग्निफिकेंस आप इस एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। सपोज करो कोई बेवजह आके आपको थप्पड़ मार के चला जाता है। अब आप उस पर्सन को देख सकते हो, अगर वो आपसे ज़्यादा ताकतवर होगा तो आप क्या करोगे? चुपचाप सॉरी बोल के निकल लोगे। अगर वो थोड़ा कमज़ोर सा होगा आप 4 झापड़ और मार दोगे। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप उस पर्सन को देख पा रहे हो, उसकी एक्टिविटीज़ को देख पा रहे हो, तो आप उस अकॉर्डिंग एक्शन ले पा रहे हो। बट वहीं अगर आपको मिस्टर इंडिया आके मारना शुरू कर दे तो आप क्या एक्शन लोगे? आपको पता ही नहीं है कहाँ है, आपको वो दिख ही नहीं रहा है, आप हवा में बस हाथ मारते रह जाओगे, बट एक कोई प्रॉपर एक्शन आप नहीं ले सकते। बस कोविड-19 के केस में भी यही है। इसीलिए पेशेंट ज़ीरो का पता होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेशेंट ज़ीरो हमें बीमारी के बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देता है और उस अकॉर्डिंग हम एक्शंस ले सकते हैं। बट कोविड-19 के केस में हमें पेशेंट ज़ीरो के बारे में पता नहीं है, इसीलिए इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं इसे टैकल करने में। ये तो हमने कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया। अब हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, ये कैसे हमारे सेल के अंदर एंटर करता है और कैसे नए नए वायरस बनाता है। सपोज करो ये एक कोई ह्यूमन सेल है। अब ह्यूमन सेल के 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या क्या होते हैं? सबसे पहला न्यूक्लियस और दूसरा साइटोप्लाज्म। अब जो हमारा कोरोना वायरस है ये क्या करता है, इसका जो स्पाइक प्रोटीन है ये जो हमारी सेल है इसकी मेम्ब्रेन से अटैच हो जाता है और इसके मेम्ब्रेन से अटैच होने के बाद ये कोरोना वायरस हमारे सेल के अंदर एंटर कर जाता है और एंटर करने के बाद ये कोरोना वायरस साइटोप्लाज्म में ही ओपन हो जाता है और जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि हमने स्ट्रक्चर वाले पार्ट में डिस्कस किया था, आरएनए, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो इससे साइटोप्लाज्म में ही रिलीज़ कर देता है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जो कोरोना वायरस है साइटोप्लाज्म में ही अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ कर रहा है, ये न्यूक्लियस में नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो वायरस हैं वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस में जाके अपना जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ करते हैं। ठीक है, फिर जेनेटिक मटेरियल रिलीज़ करने के बाद ये जो हमारी सेल है इसका जो सेल मेकिंग फॉर्मेट है उसको हैक कर लेता है। अब सेल मेकिंग मैकेनिज्म को हैक करने के बाद ये क्या करता है, हमारे सेल में और ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस बनवाना शुरू करता है और हमारे सेल के अंदर कोरोना वायरस की कॉपीज़ बननी तैयार हो जाती है। और जैसे ही कोरोना वायरस की कॉपीज़ बनने लगती हैं, हमारा सेल क्या करता है, इन कॉपीज़ को रिलीज़ कर देता है और हमारी बॉडी में इसका इन्फेक्शन बढ़ने लगता है। तो ये था पूरा सीन कि कोरोना वायरस कैसे हमारी बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर एंटर करता है और ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस बनाता है। अब हम कोरोना वायरस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है रिप्रोडक्शन नंबर। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये है द नंबर ऑफ एडिशनल केसेस दैट लाइकली रिजल्ट फ्रॉम एन इनिशियल केस। यानी कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसको कोरोना वायरस है वो कितने और हेल्दी लोगों में उस वायरस को ट्रांसफ़र कर रहा है, इसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन नंबर। इसे R0 से डिनोट किया जाता है और जो इसकी डेफिनेशन है, जो उसका फॉर्मूला है वो है न्यू इन्फेक्शंस डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग इन्फेक्शंस। इसके थ्रू हम R0 को कैलकुलेट करते हैं।
जैसे आपने वो सलमान खान की एक मूवी देखी होगी ना, जिसमें वो बोलता है कि थैंक यू मत बोलो, जाके 3 लोगों की हेल्प करो और उनसे बोलो कि आगे 3 लोगों की हेल्प करें। भाई इंसान तो ये बात समझा नहीं, बट वायरस इसको बहुत सीरियसली लेकर बैठा हुआ है। अगर हम आर नॉट की वैल्यू देखें, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो कांस्टेंट नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन को वायरस ट्रांसफ़र कर रहा है। बट अगर आर नॉट की वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो कम लोगों में इस वायरस को ट्रांसफ़र कर रहा है। बट अगर आर नॉट की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो बहुत ज़्यादा लोगों में वायरस को ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर हम कोविड-19 का केस देखें तो इसमें जो रिप्रोडक्शन नंबर है वो 2.5 और कहीं-कहीं 5 भी देखा जा रहा है। यानी कि एक इन्फेक्टेड पर्सन 5 नए हेल्दी पर्सन्स को इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए अगर एक दिन के लिए भी लॉकडाउन खोला गया तो बहुत जल्दी लोगों में ये वायरस फैल जाएगा। अब जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म आती है वो है इंक्यूबेशन पीरियड। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये है द टाइम बिटवीन कैचिंग द वायरस एंड बिगनिंग टू हैव सिम्टम्स ऑफ द वायरस। अब ऐसा तो होगा नहीं कि ना किसी की बॉडी के अंदर वायरस चला जाएगा और वायरस के जाते ही वो सिम्टम शो करने लगेगा। वायरस को कुछ टाइम लगता है सेल के अंदर जाने में और खुद को रेप्लिकेट करने में और डिसीज़ को स्प्रेड करने में। तो ये जो पीरियड होता है कि जिसमें एक्चुअल में आपकी बॉडी के अंदर वायरस है और आप जो सिम्टम्स शो कर रहे हो, उसके बीच का जो पीरियड होता है उसे हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। अगर हम कोविड-19 के केस में देखें तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है मैक्सिमम 14 डेज़ है। वैसे 2-3 दिन में भी आप सिम्टम्स शो करते हो, जो एवरेज टाइम है वो 4 से 5 का दिन है। बट अगर आपको क्वारंटाइन में रखा जाता है और आप 14 दिन के अंदर अंदर कोई भी सिम्टम्स शो नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आपको कोविड-19 नहीं है। फिर जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है फैटेलिटी रेट। इसकी डेफिनेशन द प्रपोर्शन ऑफ डेथ्स अ डिसीज कॉज विद इन अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव द डिसीज। यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप में जिन लोगों को वो डिसीज़ है उन लोगों में से कितने लोग मर जाते हैं, वही उसका फैटेलिटी रेट होता है। फिर नेक्स्ट टर्म आता है पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, यानी कि द इंटरवल ड्यूरिंग विच एन इंडिविजुअल विद कोविड-19 इज इन्फेक्शियस। कितने टाइम पीरियड तक जिसको कोविड-19 हुआ है वो इन्फेक्शियस रहेगा। तो कोविड-19 के केस में ये अनसर्टेन है। अब हम देखेंगे कि कोविड-19 को डायग्नोस कैसे किया जाता है। अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास कौन कौन से टेस्ट किट अवेलेबल हैं। तो जो सबसे पहले आता है वो आता है सेरोलॉजिकल टेस्ट, और इसको रैपिड एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक जो डिवाइस होती है ये मोर और लेस प्रेगनेंसी टेस्ट किट के जैसे ही होती है। इसमें एक पॉइंट होता है यहाँ पे जिस पे हम बफर सॉल्यूशन डालते हैं, फिर उसके ऊपर एक पॉइंट होता है जिस पे हम ब्लड का सैंपल डालते हैं और ये कुछ लाइन शो करता है। जब भी हम ब्लड सैंपल डालते हैं तो हमें किट के साथ एक बफर सॉल्यूशन मिलता है जिसको हमें इस पॉइंट पे डालना होता है। जब बफर सॉल्यूशन हम डाल देते हैं तो जो हमारा ब्लड है वो ऊपर को मूव करना शुरू कर देता है कैपिलरी एक्शन के जैसे, और ये एक रेड लाइन शो करता है जिसे हम कंट्रोल लाइन बोलते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप अपना ब्लड सैंपल डाल रहे हैं और उसमें बफर सॉल्यूशन डाल दिया है तो 10-15 मिनट बाद एक कंट्रोल लाइन शो होनी ज़रूरी होती है। ये कंट्रोल लाइन ये शो करती है कि हाँ, आपका जो ब्लड है वो ऊपर मूव कर रहा है और टेस्ट चल रहा है। अगर ये रेड लाइन शो नहीं होती, इसका मतलब कि आपकी डिवाइस फॉल्टेड है और आपका टेस्ट नहीं चल रहा है। तो जब ब्लड आपके डिवाइस में ऊपर को मूव करने लगता है तो कुछ टाइम बाद ये आईजीजी या आईजीएम लाइन शो होती हैं। अब ये आईजीजी और आईजीएम क्या है? आईजीएम डिनोट करता है प्राइमरी एंटीबॉडीज़ को और आईजीडी डिनोट करता है सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ को। अब ये प्राइमरी और सेकेंडरी एंटीबॉडीज़ क्या है? जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई फॉरेन वायरस अटैक करता है तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू करता है ताकि इस वायरस से लड़ सके। अब अगर आपकी बॉडी में कोई वायरस फर्स्ट टाइम आ रहा है तो जो फर्स्ट टाइम एंटीबॉडीज़ बनाएगा उसे हम बोलेंगे आईजीएम, यानी कि प्राइमरी एंटीबॉडी। बट अगर आप पहले भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हो, अब दूसरी या तीसरी बार इन्फेक्ट हो रहे हो, तो जो सेकेंड टाइम आपकी
एंटीबॉडीज़ बनेंगी, उसको बोलेंगे हम आईजीजी, यानी कि सेकेंडरी एंटीबॉडीज़। अब इस टेस्ट में क्या होता है, सपोज करो आपको कंट्रोल लाइन शो हो रही है और कंट्रोल लाइन के साथ आपको आईजीएम लाइन शो हो रही है। इसका मतलब क्या है कि आप प्रेजेंटली उस वायरस से इन्फेक्टेड हो, आपकी बॉडी ने उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर दिया है, बट आप और लोगों को भी इन्फेक्ट कर सकते हो, इसीलिए आपको सेल्फ क्वारंटाइन कर लेना चाहिए खुद को और सही ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब अगर आपको कंट्रोल लाइन के साथ आईजीजी लाइन शो हो रही है, इसका मतलब कि आप पहले कभी उस वायरस से इन्फेक्टेड थे और आपकी बॉडी में ऑलरेडी वो एंटीबॉडीज़ हैं जो कि उस वायरस से लड़ सकती हैं। और थर्ड केस ये हो सकता है कि आपको कंट्रोल लाइन के साथ आईजीजी और आईजीएम दोनों ही लाइन शो हो रही हैं। इसका मतलब कि आप पहले भी उस वायरस से इन्फेक्ट हो चुके हो कभी और अभी प्रेजेंट टाइम में भी इन्फेक्टेड हो, तो आपको अभी ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए। ये था सेरोलॉजिकल टेस्ट और रैपिड एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट। इस टेस्ट के साथ एक नुकसान ये है कि जो इसके एक्यूरेसी रेट है वो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 60 to 70%। अगर हम मैक्सिमम 70% भी इसका एक्यूरेसी रेट ले लें, इसका मतलब है 30% लोगों का टेस्ट फॉल्स शो करता है। यानी कि 100 में से अगर 30 लोग ऐसे हैं जिनका फॉल्स रिजल्ट शो हो रहा है, वो ऑलरेडी कोविड पॉजिटिव हैं और बट रिजल्ट में कुछ और दिखाई दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कम्युनिटी स्प्रेड कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों में वो वायरस फैला सकते हैं। इसीलिए ये जो टेस्ट है ये बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं है। अब जो नेक्स्ट टेस्ट आता है वो है मॉलिक्यूलर टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट, जिसकी फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसमें सबसे पहले आपके नोज़ या फिर आपके माउथ से एक सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल से आरएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आरएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस आरएनए से एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए तैयार किया जाता है। उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को तैयार करने के बाद एक डबल स्ट्रक्चर्ड डीएनए बनाया जाता है। फिर पीसीआर मशीन में इस डबल स्ट्रक्चर्ड डीएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनाई जाती हैं और कुछ बफर सॉल्यूशन या फिर कुछ केमिकल्स इसमें डाले जाते हैं, और वो केमिकल डालने के बाद ये एक केमिकल रिलीज़ करता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोरोसिन। अब ये जो डीएनए फ्लोरोसिन रिलीज़ करता है, हम उसको ट्रेस करते हैं। अगर टाइम के साथ साथ जो फ्लोरोसिन है उसका रेट बढ़ता जा रहा है और हम उसका ग्राफ इस टाइप से देख रहे हैं, उसके ग्राफ में एक सडन स्पाइक देख रहे हैं, तो इसका मतलब कि अभी आप कोविड पॉजिटिव हैं। बट वहीं अगर आप फ्लोरोसिन के लेवल में कोई भी इंक्रीज़ नहीं देखते हैं, ये कांस्टेंट रहता है टाइम के साथ, तो इसका मतलब कि आपकी बॉडी में वो वायरस नहीं है। ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट है ये 99% एक्यूरेट है, पर इसके साथ ड्रॉबैक यह है कि एक तो ये टाइम बहुत लेता है टेस्ट, और दूसरा इस टेस्ट को कंडक्ट करने में जो भी केमिकल्स यूज़ होते हैं, बफर सॉल्यूशंस यूज़ होते हैं, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। एक्चुअली जो ये पीसीआर मशीन है इसे रिसर्चर्स रिसर्च करने के लिए यूज़ करते हैं, बट क्योंकि अभी हमारे पास और कोई भी रिलायबल टेस्टिंग किट अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हम इसका यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो हमने देखा कि कोविड-19 को कैसे डायग्नोस किया जाता है और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या क्या मेथड इसके लिए अवेलेबल है। अब हम डिस्कस करेंगे कि कोविड-19 का ट्रीटमेंट कैसे किया जा रहा है। अभी जब मैं प्रेजेंट में ये वीडियो बना रही हूँ, अभी तक कोई भी एक स्पेसिफिक ड्रग और कोई वैक्सीन इसके लिए नहीं खोजी गई है। अभी डब्ल्यूएचओ ने कुछ ड्रग्स रिकमेंड किए हैं जिसको हम इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली है रेमडेसिविर, जो कि जनरली इबोला के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है। दूसरी है क्लोरोक्वीन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन, जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है, मलेरिया के पेशेंट्स के लिए यूज होती है। और अभी रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में थी क्योंकि यूएसए ने इसको इंडिया से इंपोर्ट किया था। और इसके बाद आती है राइटोनोविर और लोपिनाविर ड्रग, जो कि एचआईवी के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, एचआईवी पेशेंट्स के लिए यूज़ होती है। जो ये रिटोनाविर और लोपिनाविर ड्रग हैं, अगर हम इनको लेते हैं तो कुछ कुछ पेशेंट्स में ये देखा गया है कि उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन रेट को बढ़ा देता है। इसीलिए इस इन्फ्लेमेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने सजेस्ट किया है कि इस रिटोनाविर और लोपिनाविर को हम इंफेरोन बीटा 1A के साथ ले सकते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी भी काफ़ी न्यूज़ में है। बहुत से कंट्रीज़ प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ कर रहे हैं कोविड-19 को ट्रीट करने के लिए। यूएसए में काफ़ी ट्रायल्स चल रहे हैं, यहाँ इंडिया में भी ट्रायल्स चल रहे हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है? एक्चुअली जो कोई एक पर्सन है जो कि कोविड-19 से इन्फेक्टेड था, बट अब वो रिकवर कर चुका है,
तो इसका मतलब क्या होता है कि उसकी बॉडीज़ में वो एंटीबॉडीज़ हैं जो कि कोविड-19 से लड़ सकती हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस रिकवर्ड पर्सन से प्लाज्मा निकालते हैं और उसको इन्फेक्टेड पर्सन में डाल देते हैं, ताकि जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो भी सेम एंटीबॉडीज डेवलप कर सके और उस वायरस से लड़ सके। बट इसके ना अपने कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस हमने रिकवर्ड पर्सन से इन्फेक्टेड पर्सन में ये प्लाज्मा डाला, उस रिकवर्ड पर्सन को पहले से कुछ बीमारी हो, तो वो बीमारी भी उस इन्फेक्टेड पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकती है। और इसके अलावा साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसका खुद का इम्यून सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो इसके अपने कुछ नुकसान भी हैं। अब ये तो हमें समय आने पर पता चलेगा कि ये एक्चुअल में बेनिफिशियल है या नहीं है। अब हम इसके ट्रीटमेंट का दूसरा तरीका देखते हैं, जो कि है वैक्सीनेशन, यानी कि टीकाकरण। अब वैक्सीनेशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर पहले से ही किसी एक पर्टिकुलर डिसीज से रिलेटेड माइक्रोब या उसका कोई एक पार्ट डाल दिया जाता है, ताकि इन फ्यूचर अगर वो कभी आपको इन्फेक्ट करे वायरस, तो आपकी बॉडी उस हिसाब से एंटीबॉडीज बना सके और उस वायरस से लड़ सके। अभी जो वैक्सीन बनाने की प्रोसीजर है ना, ये बहुत ज़्यादा लंबी है। सबसे पहले तो किसी पर्टिकुलर डिसीज़ को स्टडी किया जाता है, उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, फिर मेथड्स खोजे जाते हैं उस वायरस को किल करने के लिए। फिर जब वैक्सीन रेडी हो जाती है तो लेबोरेटरी में ही एक ह्यूमन सेल के अंदर इसे टेस्ट किया जाता है, फिर एनिमल्स के अंदर इसका टेस्ट होता है, फिर ह्यूमंस के पर्टिकुलर ग्रुप बनाए जाते हैं, 100 200 600 700 1000 1500 लोगों का, फिर उन पे ट्रायल किया जाता है, फिर देखा जाता है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं। इतना सब करने के बाद एक वैक्सीन मार्केट में आती है। बट कोविड-19 के केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि हम इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो कर सकें। इसलिए बहुत सारी कंट्री में जो वैक्सीन्स बन रही हैं, उसे लेबोरेटरी में टेस्ट करने के बाद सीधे ह्यूमंस पे ट्रायल करने की बात कही जा रही है। अब हम वैक्सीन के टाइप देखेंगे। वैक्सीन 7 टाइप्स की होती है। सबसे पहला जो है वो है लाइव एट्यून्यूएटेड वैक्सीन। इसमें क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिसीज़ कॉज कर रहा है, उसको लेबोरेटरी में बहुत वीक करके किसी हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको स्टडी कर सके और उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज जनरेट कर सके। बट इसमें एक खतरा ये रहता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जो वो हम वायरस को, सॉरी, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम बहुत वीक करके अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो बॉडी के अंदर जाने के बाद एक्टिव हो जाए और उस हेल्दी पर्सन को डिसीज़ हो जाए। और दूसरा जो टाइप है वो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट वैक्सीन थी लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन, उसकी जो कमी थी उसको दूर करने के लिए हमने इसमें क्या किया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था उसको मार के, उसको किल करके हम किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में डालते हैं, ताकि हमारा इम्यून सिस्टम उसे स्टडी कर सके और उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज जनरेट कर सके। फिर तीसरा आता है सब यूनिट में वैक्सीन। इसमें क्या होता है कि जो पहले हम क्या कर रहे थे कि या तो पूरा का पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको वीक करके डाल रहे थे, और दूसरे केस में हम क्या कर रहे थे कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार के डाल रहे थे। अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम पूरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं लेते हैं, उसका कोई एक पार्ट ले लेते हैं, जैसे कोई उसका प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन ले लो, या उसका जेनेटिक मटेरियल ले लो, कोई भी उसका एक पार्ट हम किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि फिर से वही सिस्टम फॉलो हो, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे रीड कर सके और फिर उसके बाद उसके अकॉर्डिंग एंटीबॉडीज जनरेट कर सके। फिर चौथा आता है टॉक्सॉइड वैक्सीन। इसमें क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो जो भी टॉक्सिन रिलीज करता है, हम उस टॉक्सिन को इनएक्टिवेट करके एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में डाल देते हैं। फिर से सेम प्रोसीजर फॉलो होता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसे स्टडी करता है और एंटीबॉडीज जनरेट करता है। फिर आता है कॉन्जुगेट वैक्सीन। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कोई भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ले लेंगे, थोड़ा जेनेटिक मटेरियल, थोड़ा उसका प्रोटीन, उससे एक कुछ कोट्स ही बनाएंगे और उन कोट्स को एक हेल्दी पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे। फिर आता है डीएनए वैक्सीन और आरएनए वैक्सीन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसे हम यूज़ करते हैं किसी हेल्दी पर्सन को इस पर्टिकुलर डिसीज़ के लिए इम्यून करने के लिए। तो ये हो गया वैक्सीन और उसके टाइप्स। अब हम बात करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने कोविड-19 की बीमारी से लड़ने के लिए कौन-कौन से स्टेप्स लिए हैं।
तो जो सबसे पहला स्टेप्स आता है वो है क्वारंटाइन। जो भी इन्फेक्टेड पर्सन्स मिले कोविड-19 के, उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया गया। जो भी सस्पेक्टेड पर्सन्स थे उन्हें भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया किया गया। कुछ लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया, कुछ लोगों को हॉस्पिटल्स में क्वारंटाइन किया गया। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप लिया गवर्नमेंट ने वो है लॉकडाउन का। अभी इंडिया में लॉकडाउन का फेज़ 3 चल रहा है। फिर सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया कि लोगों को बोला गया कि जितना ज़्यादा हो सके दूर रहिए। फिर है अवेयरनेस जनरेशन। टीवी प्रोग्राम्स के थ्रू, रेडियो चैनल्स के थ्रू लोगों को अवेयर किया गया इस बीमारी के बारे में, बताया गया कि ये बीमारी कैसे कैसे फैलती है और इसे कैसे हम रोक सकते हैं। और जब भी आप किसी को फ़ोन करते हो तो आती है ना वो खांसने की आवाज़, वो भी एक अवेयरनेस जनरेशन का ही पार्ट है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उस उन्होंने क्या किया, एक कॉमिक बुक रिलीज की, किड्स वायु एंड कोरोना। इसके थ्रू क्या हुआ, बच्चों को भी कोरोना वायरस की सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई। फिर क्या हुआ, इंटरनेशनल ट्रैवल को बैन किया गया, लोगों के वीज़ाज को सस्पेंड किया गया, इंटरनल ट्रैवल को बैन किया गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या लेजिस्लेटिव एक्शंस लिए हुए हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए। तो जो इसमें सबसे पहला आता है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। गवर्नमेंट ने इस एक्ट के अंदर कोविड-19 को एक नोटिफाइड डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया है। अब नोटिफाइड डिजास्टर डिक्लेयर करने का क्या मतलब है, यानी कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट है, जो स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड में पैसा है उसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं ताकि इस बीमारी से इफेक्टिवली लड़ा जा सके। अब जो नेक्स्ट आता है वो है एपिडेमिक डिसीज एक्ट ऑफ 1897। इसके थ्रू क्या किया गया कि जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनको कुछ स्पेशल पावर्स मिलती है ताकि वो इस बीमारी को अच्छे तरीके से टैकल कर सके। और इस प्रोसेस के दौरान अगर उनसे आपके कोई फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उसके लिए उनको लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोरोना वायरस के सस्पेक्ट हो, अभी तक आपका टेस्ट नहीं हुआ है और अभी तक ये पूरी तरीके से श्योर नहीं है कि आपको सच में कोरोना वायरस है या नहीं है, बट ये जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ये क्या करते हैं, आपको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन पीरियड में भेज देते हैं। ठीक है, उस 14 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में आपका टेस्ट होता है और आप कोविड-19 से नेगेटिव पाए जाते हो, यानी कि आपको कोरोना वायरस नहीं है। तो आप इन ऑफिसर्स के ऊपर केस नहीं कर सकते कि इन्होंने आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया और आपको ज़बरदस्ती क्वारंटाइन में भेज दिया गया, क्योंकि इन्होंने जो भी किया वो एक प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट ऑफ 1955। इस एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, जो मास्क और हैंड सैनिटाइजर्स हैं इनको इसेंशियल कमोडिटीज घोषित कर दिया। अब आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, जब भी किसी चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसकी सप्लाई कम होती है तो उसका जो है मार्केट में वैल्यू बढ़ जाती है, यानी कि उसके दाम बढ़ने लगते हैं। बस इसी चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने मास्क और हैंड सैनिटाइज़र को इस एक्ट के अंदर शामिल किया ताकि इसके ज़्यादा दाम ना बढ़ें और इसको एमआरपी रेट पे ही सेल किया जा सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेलेबल हो सके। फिर नेक्स्ट आता है जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने क्या किया कि हाई लेवल मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटीज़ बनाई गई, उनको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में भेजा गया और उन्हें बताया गया कि कैसे आप इफेक्टिवली इस बीमारी से लड़ सकते हो। फिर स्टेट्स को कुछ इमरजेंसी रिस्पांस फंड और कुछ बेटर हेल्थ सिस्टम प्रोवाइड किया गया। और फिर आता है लाइफ लाइन उड़ान। इसके अंदर क्या किया गया, एयरवेज को यूज़ किया गया ताकि जल्दी से जल्दी हम जो मेडिसिन हैं, जो ज़रूरी इक्विपमेंट्स हैं, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा सकें। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या टेक्नोलॉजिकल मेजर्स लिए हुए हैं इस बीमारी से लड़ने के लिए। सबसे पहले गवर्नमेंट ने पीएम इनोवेट चैलेंज लॉन्च किया। इसके थ्रू क्या हुआ कि स्टार्टअप्स को और एंटरप्रेन्योर्स को इनवाइट किया गया और उनसे बोला गया कि आप कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन दो कोविड-19 से लड़ने के लिए। फिर नेक्स्ट है, गवर्नमेंट ने एक 2 दिन का ऑनलाइन आइडियाथॉन लॉन्च किया। इसमें क्या किया गया, रिसर्चर्स को, स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया और उनसे बोला गया कि कोई एक्सेसिबल और एफोर्डेबल सॉल्यूशन खोजो। फिर नेक्स्ट आता है समाधान चैलेंज। समाधान चैलेंज में भी गवर्नमेंट ने यही किया कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उनसे पूछा कि क्या क्या इनोवेटिव सॉल्यूशन है जो हम अभी कोविड-19 से लड़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कवच। इसको लॉन्च किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने और इसके थ्रू ये रिसर्चर्स और जो स्टार्टअप्स हैं उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दे रहे हैं ताकि वो कोविड-19 में अपनी रिसर्च जारी रख सकें और कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन खोज कर दें।
फिर नेक्स्ट आता है कोविड-19 नेशनल टेली कंसल्टेशन सेंटर। इसको न्यू दिल्ली में एम्स ने शुरू किया है और इसके थ्रू क्या किया जा रहा है कि जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो ग्लोबल लेवल पे डेटास को शेयर कर रहे हैं ताकि कोविड-19 को अच्छे से समझा जा सके। अब हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए पुअर और मार्जिनलाइज सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हमारा जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंतर्गत गवर्नमेंट ने जो हमारे देश के 80 करोड़ पुअर पीपल हैं उनको 3 महीने के लिए 5 किलो राइस, वीट और 1 किलो दाल फ्री में प्रोवाइड की गई। और इसके अलावा जो मनरेगा के अंतर्गत अनस्किल्ड वर्कर्स आते हैं उनकी वेजेस को बढ़ाया गया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज लॉन्च किया गया। इसके अलावा फ्री में गैस सिलेंडर बांटे गए। और इसके अलावा जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको 50 लाख का इंश्योरेंस कवर दिया गया। और हेल्थ वर्कर्स में सिर्फ डॉक्टर नहीं आएंगे, डॉक्टर के साथ साथ बाकी सारा स्टाफ, नर्सेज एंड इंक्लूडिंग आशा वर्कर्स। तो ये सारे स्टेप गवर्नमेंट ने लिए कोविड-19 को टैकल करने के लिए। तो ये था आज का लेक्चर। इसमें सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया, कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर। फिर हमने इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे। फिर हमने देखा कि ये वर्क कैसे करता है, कैसे ये सेल के अंदर एंट्री करता है और नए नए वायरस बनाता है। फिर हमने कुछ इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देखी। फिर हमने देखा कि इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है। फिर हमने देखा कि इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल है और प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ने इसके लिए, इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।